पिछली बार मजबूरी की वजह से मुझे अपने गाँव जाना पड़ता है, और क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी इसलिए मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए और उससे मैंने ट्रैक्टर का शोरूम ओपन कर दिया, और देखते ही देखते मेरे सारे ट्रैक्टर्स बिक गए। तो अब 2 महीने बीत चुके थे और मैंने अपने दोस्त से जितने पैसे उधार लिए थे उसका दुगना उसे वापस भी कर दिया, क्योंकि मेरे ट्रैक्टर का बिजनेस काफी ज्यादा सक्सेसफुल चल रहा था। मैंने जब अपने दोस्त को सारे के सारे पैसे लौटा दिए तो वो मुझे बोलने लगा, अरे भाई तूने तो कमाल ही कर दिखाया यार। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए तुझे उधार देने चाहिए थे, वो भी मुझे दुगने होके मिल जाते। लेकिन थैंक यू भाई, तूने मेरे बुरे टाइम पे मेरा बहुत साथ दिया। अब मैं चलता हूँ, बार बार आते रहना मेरे दोस्त, टेक केयर। अब मेरे दोस्त को टाटा बाय बाय कहने के बाद मैं अपनी बाइक पे बैठ जाता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और फिर सीधा निकल पड़ता हूँ अपने गांव से। पिछले 2 महीने से तो मैं अपने दोस्त के घर में ही रह रहा था, लेकिन फाइनली मैं अपने गांव से अब वापस जा रहा हूँ। ट्रैक्टर्स का बिजनेस शुरू करके मैंने ऑलरेडी काफी किसान भाइयों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकाल लिया है, और साथ ही साथ मैंने इतना पैसा भी जमा कर लिया है कि मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकूं। एटलीस्ट ज्यादा नहीं लेकिन 30-40 लाख का बजट है मेरा, और इसीलिए मैं अपना नया घर खरीदने के लिए सिटी में जा रहा हूँ। और मेरे दिमाग में तो बस अभी यही चल रहा था कि मेरे इस बजट में मुझे कोई अच्छा सा घर मिल जाए। शहर में काफी देर तक घूमने के बाद मुझे एक बिलबोर्ड दिखाई देता है जिसके सामने मैं अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ और बाइक से उतर के उस बिलबोर्ड को देखने लगता हूँ। उस पे लिखा हुआ था फॉर सेल, मतलब ये घर बेचना है। ये घर मुझे ठीक ठाक लग रहा था इसलिए मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला और जो नंबर दिया था उसके ऊपर मैंने डायल कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक बंदा कॉल पिकअप कर लेता है और वो मुझे बोलने लगता है, ओ भाई कौन बोल रहा है? मैं उसे बोलता हूँ कि हेलो सर, मैं आपके घर के सामने खड़ा हूँ। तो ये सुन के वो बोलने लगता है, तो दूसरों के घर के सामने खड़े रहने में देखो शर्म नहीं आती क्या? और इतना बेशरम कि मेरे को फोन लगा के बोल रहा है कि मेरे घर के सामने खड़ा है, रख फोन साले। ये बंदा तो मेरी बात को गलत समझ गया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने दूसरी बार उसे फिर से कॉल किया और उसे समझाया कि भाई आपने ऐड दी थी ना कि आपको आपका घर बेचना है, बस इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेरी ये बात सुन के वो ठीक है बोल देता है, और फिर उसके बाद वो बोलता है कि 5 मिनट रुको, मैं घर के बाहर आ रहा हूँ। मैं उस बंदे का लगभग 5 मिनट तक इंतजार करता हूँ और 5 मिनट बोल के 10 मिनट लगाने के बाद फाइनली वो बंदा अपने घर से बाहर आ जाता है और मुझे बोलने लगता है, ओ भाई तो तुम ही हो जो हमारा घर खरीदने के लिए आए हो? हाँ भाई, मैं शहर में कोई बढ़िया सा घर ढूंढ रहा था और आपका घर देख के लगा कि भाई ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है भाई, लेकिन मैं पहले बता दे रहा, घर पे लोन वोन होता नहीं, लेना है तो फुल कैश ही लेना पड़ेगा। अरे भाई आप फिक्र मत कीजिए, अगर ये घर मुझे पसंद आ गया ना तो अभी के अभी सारा कैश आपके हाथ में होगा। ठीक है भाई, तो चलो फिर अपना घर दिखा दो। ठीक है भाई, चलो मेरे साथ। अब जैसे ही मैं घर के अंदर गया वैसे ही मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेकार था, क्योंकि भाई वो बंदा शायद से हुक्का पी रहा था और चारों तरफ सिर्फ हुक्का का स्मोक ही था। इतना ज्यादा धुआं था कि सांस लेने तक में दिक्कत हो रही थी, और ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फिर मैंने इसे इग्नोर किया और फिर घर को मैंने देखना शुरू करा। घर का किचन और लिविंग रूम तो काफी ज्यादा अच्छा था। मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई ये घर टोटल कितने BHK है, तो वो बंदा मुझे बोलने लगता है, भाई ये घर है 5 BHK। एक काम करो, तुम सारा घर चेक ही कर लो। ये सुनने के बाद मैं घर के एक एक कमरे को चेक करना शुरू कर देता हूँ। लिविंग रूम तो मैंने देख लिया था और मुझे पसंद भी आ गया था, तो फिर उसके बाद मैं अगले कमरे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे तो वॉशरूम था। फिर उसके बाद मैंने वॉशरूम को अच्छे से चेक किया और मुझे देख के समझ में आ गया कि भाई थोड़ी बहुत रिनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वॉशरूम अच्छा खासा बड़ा है मेरे हिसाब से। वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद मैं सीधे जाता हूँ बेडरूम को चेक करने के लिए, और जैसे मैं बेडरूम के अंदर जाता हूँ मैं यहाँ पे जाके काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि बेडरूम अच्छा खासा बड़ा था और जैसा मैं चाहता था वो बिल्कुल वैसे ही था, और मेरा सारा का सारा सामान एडजस्ट करने में मुझे यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली थी। अब तो बस मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस घर का सही प्राइस मिल जाए तो ये घर मैं अभी के अभी खरीद लूं। तो अब सारे के सारे रूम चेक करने के बाद मैं उस बंदे के पास वापस जाता हूँ और उसके पास जाके मैं बोलने लगता हूँ, कमाल का घर है भाई। हाँ भाई, तो घर आ गया तुमको पसंद? फिर पसंद तो आया है मुझे घर, लेकिन आप बताओ कि आप इसे कितने में बेच रहे हो, फिर ही मैं कुछ डिसाइड करूंगा। मैं तो इसे 35 लाख में बेच रहा हूँ, होना क्या? डील डन सर, डील डन। तो अब मैंने अपने लिए इस घर को खरीद लिया था और ओनर ने कहा कि उसे शिफ्ट होने को 1 हफ्ता लगेगा, तो बस फिर 1 हफ्ते के बाद से मैं यहाँ पे रहना शुरू कर दूंगा। अभी फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ वैसे कोर्ट में, ताकि जो मेरे घर के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं अपने नाम पे करा सकूं। लेकिन जब मैं कोर्ट की तरफ जा रहा था तो मुझे दिखाई देता है कार का शोरूम, और वहाँ पे मुझे कुछ नई कार्स दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को वहाँ पे रोक दिया। और जैसे ही मैं बाइक से उतरा वहाँ का ओनर मुझे बोलने लगा, गुड आफ्टरनून सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने उसे बोला कि मैं यहाँ पे कार्स देखने के लिए आया हूँ, और इस शोरूम में अगर मेरा किसी ने ध्यान खींचा तो वो थी किया की 2024 की नई वाली सेल्टोस, जो कि मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। इसलिए मैं चलते चलते फौरन गया उस बंदे के पास जो शोरूम का ओनर था, और उसके पास जाके मैं उसे बोलने लगा, ये सेल्टोस नई आई है क्या, जरा इसके बारे में डिटेल्स तो दो भाई। हाँ क्यों नहीं भाई, हमारे शोरूम में अभी अभी ये किया की सेल्टोस को लाया गया है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। पैनोरामिक सनरूफ से लेके बड़ी टच स्क्रीन, सारे के सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। एकदम क्लास गाड़ी है। बताओ फिर आपके लिए अभी बुक कर दूं? अब उस बंदे की ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे भी लग रहा था कि मुझे सेल्टोस को खरीद लेना चाहिए, तो मैं उस बंदे को बोलता हूँ, ठीक है भाई, अब इसके ऑन रोड प्राइस बता दीजिए, मैं इसे खरीद लेता हूँ। ये आपको 20 लाख रुपए में मिल जाएंगी। क्या बोल रहे हो भाई, 20 लाख रुपए वो भी किया सेल्टोस के लिए? हाँ तो भाई कौन से जमाने में जी रहे हो, GT लाइन वेरिएंट आपको 20 लाख के ऊपर ही मिलेगा। अब ये सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। किया सेल्टोस एक अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया इंटीरियर है, लेकिन मुझे तो यार अभी घर खरीदना है और मैं गाड़ी के ऊपर सिर्फ मोस्टली 10 लाख रुपए ही खर्चा कर सकता हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किया सेल्टोस मेरे बजट में भी आ पाएंगी। इसलिए मैं शोरूम से निकल के वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। रास्ते में मैं तो यार ये सोच रहा था कि किया सेल्टोस अगर 11-12 लाख की भी आ जाती तो मैं खरीद लेता, लेकिन ये तो मेरे बजट से बाहर ही चले गई। मैंने सोच लिया था कि फिलहाल के लिए मुझे गाड़ी खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन तभी मुझे कुछ चीज दिखाई देती है मेरे सामने। वो झाड़ियों के बीच कुछ तो ऐसा था जो कि मेरे काम का था, इसीलिए मैं झाड़ियों के पास जाके अपनी स्प्लेंडर को रोक देता हूँ और फिर
फिर बाइक से उतरने के बाद मैं उस चीज को चेक करने लगता हूँ, और ये चीज कोई और नहीं बल्कि ये थी 2018 की Hyundai क्रेटा, जिसका यहाँ पे एक्सीडेंट होकर रखा हुआ था। फिर मैं इस गाड़ी के और करीब चला गया और इसे अच्छे से चेक करने लगा कि क्या पता ये मेरे कुछ काम में आ जाए। ऐसे एक्सीडेंटल कार्स के साथ मेरा पुराना याराना रहा है। गाड़ी तो वैसे काफी बुरी तरीके से डैमेज थी, काफी ज्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा इसका, क्योंकि इसके मैक्सिमम डोर्स और बूट पूरी तरीके से गायब है। गाड़ी के इंटीरियर और इंजन से काफी सारे पार्ट्स को चुरा लिया गया था। सारी गाड़ी का वॉक अराउंड लेने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये गाड़ी अच्छे से रिपेयर हो सकती है। मान लो अगर इसे रिपेयर करने में 5 लाख रुपए भी लग जाते हैं तो फिर भी मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन गाड़ी आ जाएंगी, जो कि एक क्रेटा 2018। और मैं खुद जानता हूँ भाई एक जमाने में इस क्रेटा की कितनी ज्यादा भयानक डिमांड थी, तो इसीलिए मैं फटाक से अपना फोन निकालता हूँ और टोइंग कंपनी में कॉल करके एक ट्रक बुला लेता हूँ इसे टो करने के लिए। उस ट्रक वाले ने बोला कि 15 मिनट पे वो लोकेशन में पहुंच जाएगा, तो मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और फिर उसके बाद मैं कॉल को कट कर देता हूँ। तो सिर्फ मुझे 15 मिनट इंतजार करना था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि 15 मिनट बोलने के बाद वो बंदा 5 मिनट पे अपने ट्रक को लेके लोकेशन पे पहुंच गया और फिर वो ट्रक झाड़ियों के सामने आके रुक गया। अब ये फ्लैट बेड टाइप का ट्रक था, तो इसके ऊपर क्रेटा को लोड करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली थी। तो मैंने उस बंदे को बोल दिया कि भाई देखो इस गाड़ी को ट्रक के ऊपर लोड करने का है। वो ट्रक वाला बंदा ठीक है बोल देता है। फिर उसके बाद वो बंदा बड़े ध्यान से अपने ट्रक को क्रेटा की पोजीशन के ऊपर लेके चला जाता है और ट्रक के बेड को नीचे कर देता है ताकि हम क्रेटा को लोड कर सके। और फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर सक्सेसफुली क्रेटा को ट्रक के ऊपर लोड कर देते। ट्रक वाले बंदे को मैंने बोल दिया था कि भाई इसे हम वर्कशॉप लेके जा रहे हैं और मैंने उसे लोकेशन अच्छी तरीके से बता दी थी। फिर उसके बाद ट्रक स्टार्ट होता है और वहाँ से निकल पड़ता है क्रेटा को लेके, और मैं भी अपनी स्प्लेंडर से उसके पीछे पीछे निकल पड़ा था। ये वाली क्रेटा का फेसलिफ्ट 2018 में लॉन्च हुआ था, तब ये गाड़ी मेरी फेवरेट बन गई थी, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उस क्रेटा को खरीद सकूं। और फिर जब मेरे पास पैसा आया तो ये वाली क्रेटा आनी ही बंद हो गई और इस गाड़ी को सेकंड हैंड ढूंढना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली अब मेरे पास एक मौका है मेरी फेवरेट क्रेटा को ओन करने का। अब फिर आधा घंटा ड्राइव करने के बाद ट्रक और मैं पहुंच जाते हैं फाइनली वर्कशॉप में। और फिलहाल हम अभी दूसरी वर्कशॉप में आए थे क्योंकि बबलू मैकेनिक तो छुट्टियां पे गया हुआ है। वर्कशॉप पे पहुंचने के बाद मैं और ट्रक वाला मिलकर फिर उसके बाद क्रेटा को नीचे उतारने लगते हैं और काफी मेहनत करने के बाद फाइनली हमारी क्रेटा नीचे उतर जाती है। फिर उसके बाद मैं वर्कशॉप के ओनर को बुलाता हूँ और उससे मैं क्रेटा के बारे में बात करने लगता हूँ कि भाई मुझे इस क्रेटा को पूरी तरीके से रिस्टोर कराना है। तो मेरी सारी बातें सुनने के बाद वो बंदा मुझसे बोलने लगता है, ठीक है मियाँ, अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। क्या बोल रहे हो भाई, सिर्फ कोशिश करोगे? हाँ मियाँ, कोशिश ही करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अंदर। अब हम क्रेटा को वर्कशॉप के अंदर लेके आ चुके थे और फिर उसके बाद हमने लैपटॉप ओपन किया और फिर चेक करने लगे कि क्रेटा के अंदर कौन कौन से पार्ट्स को चेंज करना है, उसके इंजन को कैसे ट्यून करना है और कौन कौन से अलॉय व्हील्स हम इसके लिए ऑर्डर करने वाले हैं। अब जब हम इस क्रेटा के पार्ट ऑर्डर कर रहे थे तो वो काफी ज्यादा महंगे आ रहे थे, लेकिन इस बंदे ने मुझे बोला कि टेंशन नॉट, मैं तुम्हें दे दूंगा 30% डिस्काउंट। और वो क्रेटा के हर पार्ट के लिए लगभग 2 साल की वारंटी को प्रोवाइड कर रहा था, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी डील थी। फिर ये सारा काम होने के बाद वो बंदा मेरी तरफ मुड़ा और मुझे बोलने लगा, चलो मियाँ, मैंने तो सारे के सारे पार्ट ऑर्डर कर दिया, अब तुम जल्दी से मेरे को पेमेंट कर दो, फिर उसके बाद मैं काम करना शुरू कर देता। भाई काम अच्छे से हो जाएगा ना? हाँ मियाँ, तुम फिक्र काय को करते जी, तुमको मैं बिल्कुल नई माफिक क्रेटा बना के देता। ये सुन के मैं ऐसे ठीक है बोल देता हूँ और फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ कि भाई तो मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा? मियाँ, सारे पार्ट का खर्चा मिला के और पेंट की कीमत मिला के 3,45,000 आया खर्चा। मुझे प्राइसिंग वैसे ठीक ठाक लगी तो मैंने उसको फटाफट पेमेंट कर दी थी और उसके बैंक अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए और फिर उसके बाद हमने अपनी क्रेटा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले हमने क्रेटा के अंदर से वो सारे पार्ट्स को निकालना शुरू कर दिया जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे या फिर जिन्हें रिपेयर किया ही नहीं जा सकता था। काफी सारे पार्ट्स पे तो जंग भी लगा हुआ था, लेकिन फिर एक एक करके हमने क्रेटा के ऐसे सारे पार्ट्स को निकाल ही दिया। एक बार पूरी तरीके से खराब पार्ट्स को निकाल दिया तो फिर उसके बाद बारी थी गाड़ी को रिपेयर करने की। वो पार्ट्स जो वेल्डिंग और डेंटिंग पेंटिंग से ठीक हो सकते थे, हमने उन पार्ट्स को ठीक करना शुरू कर दिया। गाड़ी के बूट, बम्पर और काफी सारे पार्ट्स को मैंने वेल्डिंग करके ही फिक्स कर दिया। वैसे इस क्रेटा का इतना भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट्स इसके अभी भी वर्क कर रहे थे और इस क्रेटा की बैटरी भी बिल्कुल सही सलामत थी। गाड़ी के चेसी और मेन बॉडी शेल के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज आ गया था, तो इसीलिए मैंने और मैकेनिक ने मिलकर गाड़ी के बॉडी शेल को पूरी तरीके से फिक्स करा। इस गाड़ी के एक्सटीरियर की मोस्ट ऑफ द चीजें तो हमने ठीक कर दी थी, लेकिन अब बारी थी इसके दिल का ऑपरेशन करने की। यानी इसका मतलब था इस गाड़ी के अंदर हम एक लगाने जा रहे थे एकदम नया इंजन। इस गाड़ी का पुराना इंजन तो ठीक ही था, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर थोड़ा पावरफुल इंजन लगा लिया जाए। आप सभी लोग तो जानते हैं दोस्तों कि मुझे रफ्तार का कितना ज्यादा जुनून है। यहाँ जरा इंजन आराम से फिट करना, मालूम पड़ा तुम्हारा पैर पे गिर के तुम्हारा पैर ही चपक गया। नॉट भाई, मैं काम पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। अब गाड़ी का इंजन तो हमने इसके ऊपर फिट कर दिया था और बाकी जो अलॉय व्हील्स वगैरह है वो आने के थे, तो इसलिए हमने इसके ऊपर अभी टेम्पररी टायर्स और अलॉय व्हील्स लगा दिए थे। चलो मियाँ, एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखिस लो। तो अब मैं क्रेटा के अंदर बैठ गया था और फिर उसके बाद मैंने क्रेटा को स्टार्ट कर दिया, जो कि कमाल की बात है पहली बार में स्टार्ट हो गई। हाँ, इसका इंजन थोड़ा सा आवाज जरूर कर रहा था, लेकिन गाड़ी अभी चलने के लिए तैयार थी। तो फिर मैंने गाड़ी को धीरे धीरे एक्सेलरेट देना शुरू करा और एकदम आहिस्ता और स्लोली करके मैं अपनी गाड़ी को वर्कशॉप से बाहर लेके आया। मियाँ, गाड़ी स्लो चलाना वरना ब्रेक नहीं लगेंगे। अब मैं क्रेटा को लेकर निकल चुका था और ये मेरी पहली टेस्ट ड्राइव थी। इंजन अभी पूरी तरीके से रिफाइन नहीं हुआ था, इसलिए इसके अंदर से थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थी, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो हमारी क्रेटा भाई बहुत ही जबरदस्त चल रही थी। चलने में तो भाई एकदम स्मूथ थी और साथ ही इसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा कमाल का था और इसके हैंडलिंग में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी को घुमा लिया और वापस वर्कशॉप की तरफ लेके जाने लगा। बीच बीच में मैंने थोड़ा इसका ब्रेक टेस्ट भी करके देखा और वहाँ पे थोड़ी मुझे अनस्टेबल लगी ब्रेक पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है और साथ ही साथ इसकी इंजन की आवाज अगर ठीक हो जाए तो हमारी क्रेटा परफेक्ट हो जाएंगी। अब मैंने टेस्ट ड्राइव कंप्लीट कर ली थी और मुझे पता चल गया था कि क्रेटा के अंदर कौन कौन सी चीजों को फिक्स करना है। मैं वर्कशॉप के अंदर क्रेटा को ले आया और मैंने उसे पार्क कर
कर दिया। हाँ मियां, तो बोलो गाड़ी टेस्ट करने के बाद कौन कौन सी दिक्कतें मालूम पड़ी? ये सुनने के बाद मैं गाड़ी से उतरता हूँ और उसके बाद मैकेनिक के पास जाके बोलने लगता हूँ कि भाई गाड़ी के अंदर सब कुछ ठीक है। तो मियां अपने को ठीक क्या करने का है? गाड़ी के ब्रेक्स और इंजन साउंड को, बाकी सब परफेक्ट है। हो जाएगा मियां, बस तुम दो मेरे को 1 हफ्ता, देखना फिर मैं क्या करता। ठीक है भाई, अब मैं तुझसे 1 हफ्ते बाद ही मिलूंगा। तो 1 हफ्ते बाद दोस्तों अपनी गाड़ी रेडी है। फाइनली से देखने से पहले दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। तो लीजिए पेश है दोस्तों 2018 की Hyundai Creta, वो भी टॉप मॉडल में। हमने इसके अंदर लगा है इसके ओरिजिनल 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि इसके ऊपर काफी ज्यादा बेहतरीन लगते हैं। इसके ग्रिल को हमने पूरी तरीके से फिक्स किया और इसे दी ग्लोसी ब्लैक प्लस क्रोम की फिनिश। इसे हमने इसकी ओरिजिनल पेंट स्कीम ब्लैक एंड ब्लू में पेंट किया है। डुअल टोन पेंट स्कीम होने की वजह से ये और भी ज्यादा प्रीमियम लगती है। प्रीमियम से ज्यादा है, हमने इसके इंटीरियर को पूरी तरीके से रिबिल्ड कर दिया है। न्यू सीट से लेकर नया डैशबोर्ड हमने इसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। साथ ही ओरिजिनल में जो क्रेटा में इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था, हमने इसके अंदर वो भी इंस्टॉल कर दिया। और इसके इंजन तो भाई अब पूरी तरीके से टॉप लेवल हो चुका है दोस्तों। और ये सारी चीजों के साथ हमारी क्रेटा भी ऐसी लग रही है कि जैसे अभी अभी शोरूम से आई हो। एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक सब कुछ बिल्कुल नया है। और फाइनली अब मेरी क्रेटा पूरी तरीके से तैयार है रोड पे चलने के लिए। हाँ भैया, अपन दोनों ने तो मिलकर एकदम कमाल ही कर दिए। भाई यार, तुम तो कमाल के इंसान हो। तुमने तो बहुत ही शानदार तरीके से क्रेटा को रिस्टोर कर दिया है। मैंने उस बंदे को थैंक्स बोला और फिर उसके बाद मैंने उसे बोला कि भाई फिर मिलते हैं। और फिर उसके बाद मैं अपनी क्रेटा की तरफ चल पड़ा। फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठ के उसे स्टार्ट करता हूँ और उसे लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अब मैं क्रेटा को लेके सीधे अपने घर में जा रहा था, लेकिन भाई उसके पहले मैं थोड़ी बहुत इसकी टेस्ट ड्राइव जरूर करूंगा। और इस बार ये बहुत ज्यादा लंबी रहने वाली है। लास्ट टाइम जब मैंने क्रेटा को चलाया था और अब जब मैं क्रेटा को चला रहा हूँ, तो इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्रेटा का इंजन तो पूरी तरीके से फिक्स हो गया था, कोई आवाज नहीं आ रही थी, ब्रेक्स मारने में कोई शिकायत नहीं थी इस बार। और भाई ये तो लिटरली हवा से बातें किए जा रही थी। गाड़ी की हैंडलिंग तो काफी ज्यादा स्मूथ थी और इसे कंट्रोल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। और सामने मुझे दिखाई दे रहा था कच्चा रास्ता। हाँ मैं जानता हूँ मेरी क्रेटा फ्रंट व्हील ड्राइव वाली एसयूवी थी, लेकिन मेरे अंदर के ऑफ रोड के कीड़े को कौन ही रोक सकता है। मैं लिटरली अपनी क्रेटा को वहाँ पे भगा रहा था जहाँ पे उसे बिल्कुल भी चलाना नहीं चाहिए। मैंने 20 से 25 मिनट तक लगातार ऐसी ऑफ रोडिंग की और मैं कहना चाहूंगा मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं था। 2 व्हील ड्राइव कार होने के बावजूद क्रेटा ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी था। तो मैंने अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते से घुमा के हाईवे की तरफ ले लिया और अब मैं आ गया था वापस से सिटी के मेन हाईवे पे। और यहाँ पे तो क्रेटा काफी बढ़िया ही चल रही थी, एकदम स्मूथ, इंजन से कोई आवाज नहीं और ब्रेक्स भी काफी बढ़िया चल रहे थे। हाँ वो बात अलग है कि इसके साथ जो मैंने आज ऑफ रोडिंग की थी उसकी वजह से इसके ऊपर जो इतने सारे कीचड़ के छींटे और गंदगी आ गई है वो मुझे घर के जाके साफ करनी पड़ेगी। पर कोई ना, आज इस गाड़ी को रिस्टोर करके इसे चला के काफी ज्यादा मजा आया मुझे। फिर अब मैं इसकी टॉप स्पीड भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि हाईवे है और भाई इसकी टॉप स्पीड तो भाई मुझे आराम से मालूम था कि 160 क्रॉस कर जाएंगी, जो कि इसने आराम से कर भी लिया। तो फिर इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।